हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद AB शर्मा पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स का। किसका सर? फिजिक्स का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी एग्जाम्स में इससे हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते ही हैं। तो इस चैप्टर को सही से पढ़ लेना, बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक, एक जीरो टू हाई लेवल तक चलेंगे अपन इसके अंदर। उस चैप्टर का नाम है सर प्रकाश। क्या नाम है सर? प्रकाश या लाइट। अपन दोनों माध्यम में साथ चलेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, किसी को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रकाश। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है, क्या प्रकाश अपने जीवन में उपयोगी है? क्या प्रकाश अपने जीवन में उपयोगी है? तो अपन कह सकते हैं यस, ऑब्वियसली उपयोगी है। अगर ये नहीं होता तो अपन एक दूसरे को देख नहीं पाते, अपन सिर्फ सुन पाते हैं एक दूसरे को, लेकिन देख नहीं पाते। ये किसकी उपस्थिति के कारण अपन एक दूसरे को देख पा रहे हैं? वो है प्रकाश। क्या है? प्रकाश। तो पहली बात, प्रकाश की उपयोगिता है। जी सर, बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि अपन एक दूसरे को तभी ही देख पा रहे हैं, ये विजिबिलिटी तभी पॉसिबल हो पा रही है, तब मैं आपको देख पा रहा हूँ। वरना सिर्फ अपन एक दूसरे को सिर्फ सुन पाते, देख नहीं पाते। क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि अपने बीच में क्या उपस्थित है? प्रकाश उपस्थित है। तो प्रकाश जो होता है सर, दो प्रकार से काम करता है। प्रकाश जैसे बताऊंगा मैं आपको, तरंग के कण के रूप में, वो तो ठीक है, लेकिन प्रकाश को अपन फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं कि सर जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? तरंग के रूप में काम करता है। तो इसकी जो पहली लाइन है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी जो पहली लाइन है यही काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रकाश जो है वो एक तरंग के रूप में काम करता है। प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है। प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करता है जो निर्वात में भी गति कर सकता है। जो निर्वात में भी गति कर सकता है। जो निर्वात में भी गति कर सकता है। अब सर, तरंगे दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी होती है सर? यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। इन दोनों में से प्रकाश कौन सी तरंग के भांति कार्य करता है? इन दोनों में से प्रकाश कौन सी तरंग का रूप है? तो अपने को लिखना पड़ेगा कि जो तरंग है वो कौन सी है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है जो निर्वात में भी गति कर सकता है। सर, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है निर्वात। क्या आ रहा है? निर्वात। निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूम। एक एक वर्ड की टर्मिनोलॉजी भी साथ में समझाऊंगा। निर्वात को क्या बोलते हैं सर? वैक्यूम। अब ये निर्वात एक्चुअल में होता क्या है? क्योंकि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ध्यान नहीं है। आप इस जो चैनल है इस पे साइंस के तो स्टूडेंट्स है ही सही, कुछ कॉमर्स के और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो काफ़ी इन्हें प्रॉब्लम होती है साइंस के अंदर। तो अपन देखते हैं सर, जो निर्वात होता है, अगर आपको किसी भी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आया ना, तो आप सीधी सी उसकी एक तरीका ये होता है कि उसका संधि विच्छेद कर दो। आप उसका क्या कर दो सर? संधि विच्छेद कर दो। तो निर का मतलब तो नहीं और वात का मतलब वायु। जहाँ पे वायु भी नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, वायु भी नहीं हो ना, उसे निर्वात बोलते हैं। वायु मतलब कोई भी गैस नहीं होगी, कोई भी माध्यम, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो क्या होगा? निर्वात। जहाँ पर कुछ भी नहीं हो वो क्या होता है? निर्वात। जहाँ पर वायु भी नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। और निर्वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? वैक्यूम। तो यहाँ पे अपन ने दो चीज़ देखी, आप इसे फटाफट से लिखो, फिर मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सर, मैंने अभी आपके सामने दो तरंगों के नाम लिए थे। कि जो तरंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक तो होती है यांत्रिक तरंगे और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये जो यांत्रिक तरंगे होती है, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है सर? साउंड है या ध्वनि है। क्या है सर? साउंड है या ध्वनि है। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्रकाश। वो क्या है सर? प्रकाश है। अब एक चीज़ आपको मैंने अभी लिखवाया कि प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में भी गति कर सकती है। जो निर्वात में भी गति कर सकती है, मतलब निर्वात में भी गति कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वहाँ पे किसी माध्यम की उसका आवश्यकता नहीं है। चाहे माध्यम हो चाहे नहीं हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने हिसाब से प्रॉपर्ली गति करेगा। लेकिन अगर अंतरिक्ष के अंदर मैं आपसे बात करूँ या आप मुझसे बात करोगे तो अपन एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं पाएंगे।
अपन एक दूसरे को सुन नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि उसका जो मेनली रीज़न है वो क्या है कि वहाँ पर माध्यम उपस्थित नहीं है। और जो यांत्रिक तरंगें होती है इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और इन्हें गति करने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए तो प्रकाश निर्वात में गति कर पा रहा है, इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तो प्रकाश निर्वात में गति कर पा रहा है। ये देखो यहाँ पे जो ध्वनि है, अपन अंतरिक्ष में एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि जो ध्वनि है वो यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, और जो यांत्रिक तरंग है उसे वर्क करने के लिए हमेशा किसी न किसी ठोस, द्रव या गैस, जो 3 प्रकार के माध्यम होते हैं, उनमें से किसी एक माध्यम की आवश्यकता होती है। चूँकि निर्वात में कोई माध्यम होता ही नहीं है तो अपन एक दूसरे को सही से सुन नहीं पाएंगे। सही से क्या, बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। तो क्यों नहीं सुन पाएंगे? क्योंकि ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। और यांत्रिक तरंगों के गति करने के लिए या वर्क करने के लिए हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? एक मीडियम, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग में ऐसा नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग में ऐसा नहीं है। समझ में आया तरंग का? निर्वात का मतलब भी समझ में आया। एग्जाम में इनके वो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल, यांत्रिक तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो लिख देना ध्वनि। और विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो बता देना प्रकाश। ठीक है, समझ में आई। अब देखो उसके बाद में आता है कि जो प्रकाश जो होता है, इसकी जो चाल होती है वो किस में तो अधिकतम होती है और किस में मैक्सिमम होती है। प्रकाश की जो चाल होती है सर, प्रकाश की जो चाल होती है वो एक तो अधिकतम होती है और एक मिनिमम या न्यूनतम होती है। मिनिमम या न्यूनतम होती है। प्रकाश की चाल एक तो अधिकतम होती है और एक मिनिमम या न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की जो चाल अधिकतम होती है, प्रकाश की जो चाल अधिकतम होती है वो किस में होती है सर? निर्वात में होती है। किस में होती है सर? निर्वात में होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और मिनिमम किसके अंदर होती है? ठोस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है सर? ठोस के अंदर होती है। अब एक चीज़ इसमें समझने की बात यह है कि जो प्रकाश की जो चाल है वो अधिकतम तो किस में है? निर्वात में है। और मिनिमम किसके अंदर है? ठोस के अंदर है। तो क्या ठोस के जितने कण पास होंगे तो प्रकाश की चाल क्या उतनी ही और कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अगर ठोस के कण दूर दूर है तो प्रकाश की चाल थोड़ी कम, मतलब सघन के माध्यम में थोड़ी ज़्यादा होगी, और जिसके कण जितने पास होंगे तो प्रकाश की चाल उतनी ही धीरे या कम होगी। वो क्यों होगी? अपन इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू या एक किसी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखो ये तो है सूर्य, ये क्या है? सूर्य है सर। ये क्या है? सूर्य। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ से सर क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। अब एक चीज़ आपके समझने की बात यह है सर, जब सूर्य से जब प्रकाश आ रहा है सर, जब सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो इसके अंदर आपको ये देखना होगा कि अपन ने जब शुरू में पढ़ा होगा कुछ क्लासेस के अंदर कि शोभ मंडल, विक्षेप मंडल, आयनन मंडल, इस प्रकार के कुछ मंडलों की अपने पूरे ब्रह्मांड के अंदर परतें बनी हुई है। और जब पूरे मंडलों की परतें खत्म हो जाती है उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है निर्वात या वैक्यूम या अंतरिक्ष। ये जब अंतरिक्ष स्टार्ट होता है, ये जब अंतरिक्ष स्टार्ट होता है तो यहाँ तक तो सर जो बिल्कुल था वो क्या था सर? निर्वात है। क्या है यहाँ पे? तो निर्वात या वैक्यूम है। अब ये निर्वात या वैक्यूम है तो मतलब यहाँ पे जो प्रकाश है वो बिल्कुल कम है। यहाँ पे जो प्रकाश है बिल्कुल, जो धूल के कण या कुछ भी यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ से जो प्रकाश आएगा वो काफ़ी स्पीड से आएगा, काफ़ी स्पीड से आएगा। लेकिन यहाँ पे अपने कुछ वायुमंडल की कुछ परतें स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद में, यहाँ पे पहुँचने के बाद में वायुमंडल की कुछ परतें स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही ये वायुमंडल की कुछ परतें यहाँ पे आने के बाद में स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा कुछ धूल के कण वगैरह या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होंगे जिनसे प्रकाश क्या करेगा? टकराएगा। जिससे प्रकाश क्या करेगा? टकराएगा। अब जैसे ही यहाँ पर प्रकाश टकराएगा, अब जैसे ही यहाँ पर प्रकाश टकराएगा तो चाहे पॉइंट कुछ सेकंड ही उसकी स्पीड कम हो लेकिन कम होगी, चाहे कुछ पॉइंट उसकी सेकंड ही कम हो स्पीड लेकिन कम होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी गाड़ी से चल रहे हो और कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाएगा। जैसे आप किसी गाड़ी से चल रहे हो और कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका आ जाएगा तो अपनी गाड़ी को आप बिल्कुल धीरे कर लोगे, और ज़्यादा सघन भीड़ आएगी तो आप गाड़ी को और धीरे कर लोगे, और बिल्कुल ही भीड़ आ जाएगी तो आप अपनी गाड़ी को एक बार रोक लोगे। तो सेम वैसे इसके अंदर भी वैसा ही होता है कि जब प्रकाश है थोड़े कम विरल, तो माध्यम में जो धूल के कण थे वो थे, तो
प्रकाश इनसे टकराएगा, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में प्रकाश की स्पीड और कम हो जाएगी, क्योंकि और सघन माध्यम होता रहेगा। और फिर अपन देखेंगे कि जो सघन और अपन जो विरल देख रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि ये तो जो है विरल है, ये सघन है और ये सघन है। तो अब बताओ इन दोनों में सघन कौन सा है, इन दोनों में सघन कौन सा है? तो इन दोनों में सघन ये वाला है। ये कौन सा है? ये वाला है। अपन थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये हो गया सर पानी। ये क्या हो गया सर? पानी। अब बताओ इनमें सघन कौन सा है इन तीनों में? तो पानी है। तो कहने का मतलब है कि सघन अपन ये नहीं कह सकते कि ये सघन है या ये सघन है। अपन एक या दो या तीन को कंपेयर करेंगे और फिर उस कंपैरिजन के माध्यम से अपन बता पाएंगे कि सर ये वाला तो सघन है और ये वाला विरल है। फिर अपन और उसे सघन लाएंगे तो उसके कंपेयर में जो पहले सघन था वो तो हो जाएगा विरल, और जो नया सघन आ जाएगा वो और सघन हो जाएगा, वो और ज़्यादा घनत्व वाला हो जाएगा। तो समझ में आ रही है बात आपको इतनी कि जो प्रकाश की चाल है वो कैसी हो रही है? कम हो रही है। तो मैंने लिखवाया है कि जो ठोस होते हैं उनमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। जो ठोस होते हैं उनमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो आपस में काफ़ी एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, आपस में एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश होता है उसकी चाल सबसे कम किस में होती है? ठोस में होती है। सबसे कम किस में होती है सर? ठोस में होती है। समझ में आया? एक एक एग्जाम्पल से सही सही समझा रहा हूँ, बिल्कुल आपको दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। तो आप बस साथ साथ कंटिन्यू बने रहना। प्रकाश की चाल लगी, उसके बाद में आता है सूर्य के बारे में अपन कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। या फिर एक चीज़ देखो, जो प्रकाश होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो सर कैसी होती है? तो जो प्रकाश की सर प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ कैसे सर? ये जो प्रकाश की जो तरंग जो गति करती है तो इसके लंबवत जो एक कण होते हैं ये इसके लंबवत गति करते हैं, इसके लंबवत गति करते हैं। तो ये इस जो गुण है इसे अपन क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ गुण बोलते हैं। सर ये कौन सा गुण होता है? अनुप्रस्थ गुण होता है। ये जो कण है, ये जो कण है वो इस तरंग के लंबवत गति कर रहे हैं, ये ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, इस कण के बिल्कुल परपेंडिकुलर गति कर रहे हैं, लंबवत गति कर रहे हैं। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ बोलेंगे। तो सर जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। इसके बाद में आता है सर सूर्य। इस सूर्य के बारे में कुछ 3-4 फैक्ट्स हैं। अपनी जो पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। तो सूर्य जो है ये पृथ्वी पर, सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब ये ऊर्जा अपने को दे क्यों रहा है? मतलब अपने को जो ऊर्जा दे रहा है तो सूर्य के अंदर कुछ ना कुछ तो क्रिया हो रही होगी ना, तभी तो अपने को ये ऊर्जा दे पा रहा है। तो सर इसके अंदर नाभिकीय संलयन नाम की एक अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन, सूर्य के अंदर जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन होती है। इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही ये अपने को ऊर्जा प्रदान करवा पाता है। सर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और सूर्य की सतह पर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन तत्व के कण सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सूर्य पर, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन तत्व के कण सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये 3 लाइन फटाफट से नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक चीज आती है प्रकाश की चाल। तो ये ज्ञात किसने की थी? ये भाई सबसे कम किस में होती है, सबसे अधिक किस में होती है, बताया किसने था? तो ये बताया था एक रोमर नाम के वैज्ञानिक ने। किसने बताया था सर? रोमर नाम के वैज्ञानिक ने, कि प्रकाश की जो चाल होती है वो वैक्यूम में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो सबसे कम होती है वो किस में होती है? सॉलिड या ठोस में होती है। ये चीज़ किसने बताई थी सर? रोमर ने बताई थी।
अब एक चीज़ देखनी है, जो प्रकाश की चाल है, ये देखो, ये है सूर्य, ये क्या है सर, सूर्य, और ये क्या है, चंद्रमा, ये क्या है, चंद्रमा। जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो ये टाइम लेता है, वो लेता है 8 मिनट 20 सेकंड। कितना लेता है सर, 8 मिनट 20 सेकंड। और ये जो चंद्रमा है, यहाँ से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है, ये लेता है 1.53 सेकंड या 0.63 सेकंड, 0.63 सेकंड। यहाँ पे ये 1 मिनट 53 सेकंड नहीं है, यहाँ पे ये 1 मिनट 53 सेकंड नहीं है, ये क्या है, 1.53 सेकंड, 1.53 सेकंड या 0.63 सेकंड। यहाँ पे एग्जाम में पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 1 मिनट 53 सेकंड, उस पर टिक मत करके आना बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर ए हमेशा वही आएगा। प्रकाश की जो चाल चंद्रमा से पृथ्वी पर आने में जितना टाइम लगता है वो कितना लगता है, 1.53 सेकंड, 1.53 सेकंड। सर ये जो प्रकाश है वो सूर्य से पृथ्वी पर कितनी देर में आ रहा है, तो सर ये आ रहा है 8 मिनट 53 सेकंड में। कितनी देर में आ रहा है सर, 8 मिनट 53 सेकंड में। क्लियर है फ्रेंड्स इतना? फिर बाद में इसके प्रकाश के बारे में एक वैज्ञानिक और हुए थे, उनका नाम था मैक्स प्लांक। क्या नाम था, मैक्स प्लांक। सर इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैत होती है। कैसी होती है, द्वैत होती है। प्रकाश जो होता है तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में भी काम करता है। तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में भी काम करता है। इस कण को एक क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं, क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं। ये जो कण का जो दूसरा नाम है क्वांटा, ये तो किसने दिया था, ये दिया था मैक्स प्लांक ने। किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने। और जो फोटोन नाम है ये किसने दिया था, तो ये दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था सर, आइंस्टीन ने दिया था। ये जो कण है इसी के ये दो नाम है, क्वांटा और फोटोन। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वांटा क्या है और फोटोन क्या है। तो ये कण के ही दो नाम है, क्वांटा और फोटोन। क्वांटा नाम किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था। और फोटोन नाम किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। अब उसके बाद में आता सर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। सर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये जो एंगस्ट्रॉम होता है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। ये जो एंगस्ट्रॉम होता है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है, ध्यान रखना। ये जो एंगस्ट्रॉम होता है ये तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जैसे मान लो ये कोई तरंग की दिशा है, इस दिशा में ये गति कर रहा है, दिख नहीं रहा होगा एक्चुअल में, रुको एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेते हैं। ये जैसे मान लो कि कोई तरंग है वो गति कर रही है। मैंने आपको बताया था कि जो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तरंग की जो गति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो ये इस प्रकार से अनुप्रस्थ गति में काम करता है। कैसे गति करता है सर, अनुप्रस्थ में गति करता है। तो इसका जो ये ऊपर का जो सिरा होता है इसे तो अपन बोलते हैं श्रृंग। इसे तो अपन क्या बोलते हैं, श्रृंग। और ये जो नीचे वाला जो सिरा होता है इसे अपन बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं सर, गर्त। गर्त। तो या तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, या तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ। क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ। या तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, अनुप्रस्थ कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, तरंग और कण दोनों के रूप में कार्य करता है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है,
3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये किसने ज्ञात की थी? मैक्स प्लांक ने। और मैक्स प्लांक ने जो कण का दूसरा नाम दिया था वो क्या दिया था? क्वांटा। फोटोन नाम किसने दिया था? आइंस्टीन ने। क्लियर है फ्रेंड्स? इतना तो ये बात हुई अपने प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। ये इसके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो थे। अब इसके बाद में एक नया जो इसके अंदर आता है वो है प्रकाश का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं परावर्तन। वो जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो तो हो गए पूरे। अब इसके बाद में प्रकाश के अंदर कुछ अलग से अपने कुछ पर्सनल टॉपिक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इंद्रधनुष का बनना, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, टर्सरी रेनबो, जो भी आएगी वो आपके कंप्लीटली इस चैप्टर के अंदर ही है। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले समझने की बात यह है कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन का मतलब है कोई भी किरण आ रही है, इसकी समतल माध्यम से टकरा रही है और वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही है। कोई किरण आ रही है उसे तो अपन बोलेंगे आपतित किरण। सघन वो किसी समतल माध्यम से टकराएगी, किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। किसी माध्यम से आएगी, समतल माध्यम पे, अपारदर्शी माध्यम पे टकराएगी और वापस उसी माध्यम पे लौट जाएगी। तो ये क्या हो रहा है? इसका परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। इसे अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई अपारदर्शी माध्यम है जहाँ से जो तरंग आएगी, ये जो तरंग आ रही है ये इसके पार नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये अपारदर्शी है, ये इसको पार नहीं होने दे रहा है। तो जैसे ही अगर ये इससे आएगी, टकराएगी, तो वापस फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये जो कण है वो कौन सी कण है? किरण है। ये है आपतित किरण। कौन सी किरण है सर? आपतित किरण। और ये जो किरण है वो कौन सी किरण है सर? ये है परिवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? परिवर्तित किरण है। ये जो माध्यम है ये क्या है? ये है समतल माध्यम। ये क्या है? समतल माध्यम। अब देखो मैंने जो ये माना है ये कोई प्रकाश की किरण नहीं है, ये कोई प्रकाश की किरण नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से एक अभिलंब माना है। क्या माना है? अभिलंब माना है। सर अभिलंब क्यों माना है? मैंने बताया था कि जो प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ के रूप में कार्य करता है और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में कार्य करता है। तो उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं, अभिलंबवत गति करते हैं। अभिलंबवत गति करते हैं मतलब 90 डिग्री के कोण बनाना जरूरी है। तो मैंने ये अपनी तरफ से माना है, ये कोई प्रकाश की किरण नहीं है। अब जब मैंने इसे माना है तो देखो जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपन आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। सर ये कौन सा कोण है? आपतन कोण। इसे कैसे डिनोट करते हैं सर? इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। और ये जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण है, ये जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण है, इन दोनों के मध्य में जो कोण बनता है इसे बोलते हैं अपन परावर्तन कोण। इसे अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। इसे क्या बोलेंगे सर अपन? किससे डिनोट करते हैं? इसे अपन स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। सर किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो परावर्तन है, आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, इन और समतल माध्यम, इन चारों के मध्य एक परिकल्पना है। इन चारों के मध्य एक परिकल्पना है। तो ये जो आपतित किरण आ रही है किसी समतल माध्यम से अपारदर्शी माध्यम से टकरा रही है और वापस उसी माध्यम में लौट के जा रही है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण परावर्तन कोण। समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर है। स्मॉल आई स्मॉल आर, इसे डिनोट अपन ने इसे कर दिया। देखो मैंने ये चीज़ बहुत ढंग से बताई है। इसको मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा बाद में जो करने के लिए, उस क्वेश्चन को फिर भी देखना आप। लगभग 90% स्टूडेंट्स उसे गलती करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, है ना? उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। कोण किसके बीच में बन रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बन रहा है उसे अपन बोलते हैं आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण और जो अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे अपन कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं सर? परावर्तन कोण बोलते हैं। सर ये जो परावर्तन होता है, सबसे पहले तो ये समझो, ये जो परावर्तन होता है ये दो प्रकार का होता है। कैसा होता है सर? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। ये जो नियमित परावर्तन होता है
ये जो नियमित परावर्तन होता है, अपन जितने भी एग्जाम्पल आज तक पढ़ते हैं शुरू से लेके जितनी भी अपन ने साइंस पढ़ी है, अपन लगभग हमेशा नियमित परावर्तन के ही एग्जाम्पल पढ़ते हैं। किसके पढ़ते हैं सर? नियमित परावर्तन के ही अपन हमेशा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये जो नियमित परावर्तन होता है, इस नियमित परावर्तन की खासियत क्या है कि ये परावर्तन के नियमों का पालन करता है, ये रिफ्लेक्शन के नियमों का पालन करता है, यह परावर्तन के नियमों का पालन करता है। परावर्तन के टोटली 2 नियम है। परावर्तन कितने नियम है? टोटली 2 नियम है। ये जो नियमित परावर्तन होता है, ये परावर्तन के नियमों का पालन करता है, और ये जो विसरित परावर्तन होता है, ये परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। कैसे? क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो कोण होता है, ये जो जगह होती है, ये कैसी होती है? समतल होती है। लेकिन ये समतल को जो एग्जाम्पल दिया है वो मैंने किसके बेस पे या किसके केस में दिया है? ये मैंने दिया है नियमित परावर्तन के। और ये जो विस्तृत या अनियमित परावर्तन होता है, इसके अंदर जो ये जगह होती है, ये समतल ना होकर खुरदरी होती है। कैसी होती है? समतल ना होकर खुरदरी होती है। ये जो देखो, कोई किरण आ रही है और ये इधर की तरफ जा रही है, लेकिन ये जो माध्यम, ये जो नीचे की सतह है, ये खुरदरी है। ये कैसी है? खुरदरी है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो इससे टकराएगा प्रकाश तो वापस उसी कोण में या उसी दिशा के अंदर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी निश्चित या ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसकी संभावना बहुत कम है। इसकी संभावना ज़्यादा किसकी है? कोई किरण आ रही है या तो इधर चल जाएगी, आ रही है या थोड़ा वापस इधर आ जाएगी, या इसी माध्यम में आके वापस इसी माध्यम में भी लौट सकती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि विसरित परावर्तन के अंदर कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता है। कोण आई बराबर कोण आर नहीं होता है, और ये परावर्तन के नियमों का पालन भी बिल्कुल नहीं करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आ गई इतनी बात नियमित परावर्तन में और विसरित परावर्तन में। अपन वापस चलते हैं अपना मेन इस टॉपिक पे, परावर्तन पे। सबसे पहले तो अपन ने देखा, मैंने लिखा है परावर्तन के नियम। ये भी आप एक बार लिख लीजिए। परावर्तन के मोस्टली 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन से हैं? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? आपतन कोण को कैसे वैल्यू डिनोट करते हैं अपन? आई से। तो कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। रूल नंबर 1 किसका? परावर्तन का। और दूसरा रूल क्या है? आपतित किरण आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको इतना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। किसके अंदर? नियमित परावर्तन के अंदर। समझ में आ गया बिल्कुल इतना? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मैं वापस से इसको एक बार समझा रहा हूँ, एक बार वापस से समझना, उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन दूंगा, उसे आप करना। मैंने कहा है कि जो आपतित किरण होती है और जो परावर्तित किरण होती है, इसके अंदर कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। लेकिन ये जो कोण बना रही है वो किस किस के मध्य बना रही है? आपतित जो किरण होती है वो अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, और जो परावर्तित किरण होती है वो भी अभिलंब के साथ में कोण बनाती है। इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर। समझ में आ गया फ्रेंड्स? इतना क्लियर है आपको? अब इसके बाद में अपन देखते हैं, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको एक, वो करना पहले। परावर्तन के नियम भी हो गए, समझ में आ गया बिल्कुल? अब एक क्वेश्चन लिखो आप। एक क्वेश्चन लिखो।
कोई आपतित किरण किसी सतह के सापेक्ष 27 डिग्री का कोण बनाती है। कोई आपतित किरण किसी सतह के सापेक्ष 27 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? फटाफट से करो इसे। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? कर लिए? लगभग 80% जो स्टूडेंट्स है उनका जो आंसर है वो है 27 डिग्री। कितना है? 27 डिग्री। लगभग 80% जो स्टूडेंट्स है उनका आंसर कितना है? 27 डिग्री है। क्यों? क्योंकि सर अभी आपने बताया था कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन मैंने फिर से कहा था क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, आँख फाड़ के पढ़ना। कैसे पढ़ना? आँख फाड़ के पढ़ना। देखो मैंने जो आपको 3 बार एक ही चीज़ को बार बार डिनोट किया था, बार बार नोटिस में लाया था कि जो आपतित किरण होती है वो अभिलंब के साथ में कोण बनाती है और जो परावर्तित किरण होती है वो भी अभिलंब के साथ में कोण बनाती है, तब जाके कोण आई बराबर कोण आर होता है। तब जाके कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर कब होता है? जब ये अभिलंब के सापेक्ष कोण बनाते हैं, जब ये अभिलंब के सापेक्ष कोण बनाते हैं। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो किसके सापेक्ष बन रहा है? सतह के सापेक्ष बन रहा है। किसके सापेक्ष बन रहा है सर? सतह के सापेक्ष। अपन डायग्राम बनाते हैं। ये कोई किरण आ रही है, ये वापस जा रही है। ये तो आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ये तो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है और ये अपारदर्शी या समतल माध्यम है। ये जो कोण आई है और ये जो कोण आर है ये किसके सापेक्ष है? अभिलंब के सापेक्ष कोण बना रहे हैं। किसके सापेक्ष बना रहे हैं सर? अभिलंब के सापेक्ष बना रहे हैं। अपने को क्या बोला है? सतह के सापेक्ष 27 डिग्री का कोण बनाता है। सतह के सापेक्ष 27 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये जो सतह है इसके सापेक्ष जो 27 डिग्री का कोण बना रही है तो वो ये तो सर यहाँ पे बना रही है ना। 27 डिग्री तो ये यहाँ पे बना रही है ना। आपको किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? आपतित किरण और अभिलंब के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो अपन ये कोण आई कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपने को क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, फिर कितना आ जाएगा? 63 डिग्री। तो फिर ये अब ये कितना आ गया सर? 63 डिग्री। अब मैंने लिखा है कोण आई बराबर कोण आर। मैंने क्या लिखा है? कोण आई बराबर कोण आर। तब जाके अपन बोल सकते हैं कि सर ये जो होगा वो कितना होगा? 63 डिग्री होगा। कितना होगा? 63 डिग्री। इसका राइट आंसर ये है 27 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आधे स्टूडेंट्स बाहर, आधे नहीं 80% बाहर। बाकी जो 20% होंगे वो कहाँ तक जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी तक जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी पे ही आएगा ये 63%। तो कैसे निकालना है? समझ में आ गया ना? बिल्कुल सही से आ गया ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो। आ रहा है? चलो ठीक है। एक बार मैं इसी को एग्जाम्पल से और दे देता हूँ, रुको। कोई आपतित किरण, कोई आपतित किरण सतह से 40 डिग्री का कोण बनाती है। सतह से 40 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। और एक क्वेश्चन लिखो, कोई आपतित किरण, कोई आपतित किरण अभिलंब के सापेक्ष
अभिलंब के सापेक्ष 40 डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। परावर्तन कोण का मान ज्ञात करो। समझ में आ रहा है? ये दोनों क्वेश्चन है, फटाफट से इन्हें कीजिए आप सॉल्व, फटाफट से। हो गया। अब जो है वो 80% स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। कितने का आएगा? अब बिल्कुल रेशो अपोजिट हो जाएगा। अब 80 का सही आएगा और 20 का गलत आएगा। इसके अंदर देखो, ये जो आपतित किरण है ये किसके सापेक्ष है? सतह के सापेक्ष है। सतह से कितने डिग्री का कोण बना रही है सर? ये कोई आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, और ये अपारदर्शी माध्यम है। ये जो आपतित किरण है ये सतह से कितने डिग्री का बना रही है? 40 डिग्री का। ये टोटल कितना होता है? 90 डिग्री। ये बचा कितना? 50। कोण आई बराबर कोण आर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट है। अब देखो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है? अभिलंब के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बोल रहा है? अभिलंब के सापेक्ष बोल रहा है। आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, और ये अपारदर्शी माध्यम है। अब की बार ये किसके सापेक्ष है? अभिलंब के सापेक्ष है, तो ये 40 डिग्री। समझ में आ रहा है? बिल्कुल 40 डिग्री। और ये जो है ये भी कोण आई बराबर कोण आर, ये भी कोण आई बराबर कोण आर। अब की बार ये किसके सापेक्ष है? अभिलंब के सापेक्ष है। अब की बार तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए, तो अपन इसके ऊपर अब PhD कर लेंगे। एग्जाम में इसको 80 जो % है वो गलत करके आए थे। अब इसके अंदर ऐसा जो क्वेश्चन आएगा इसमें कोई भी गलत नहीं करके आएगा। क्यों? क्योंकि सब फैकल्टीज इसे बताती है। अब देखो, अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन वापस से थोड़ा सा और घुमा दे तो वो कैसे घुमाएगा? अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा दे तो वो कैसे घुमाएगा? अब देखो सीधी सी बात यह है कि इस बार जो एक कोण बन रहा है वो कोण आई बराबर कोण आर बन रहा है। ये जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है इसके मध्य का जो कोण है वो कितना है? 40 डिग्री। अगली बार वो आपसे क्वेश्चन में इसकी जगह सतह के सापेक्ष, इसकी जगह वो आपसे यह भी बोल सकता है कि जो परावर्तित किरण है और जो सतह है इसके मध्य का कोण ज्ञात करो। ये जो परावर्तित किरण है और जो सतह है इसके मध्य का कोण ज्ञात करो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, ये जो परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है इसके मध्य का जो कोण आएगा उसे अपने 90 में से माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में ये जो बीच वाला कोण है ये आएगा। समझ में आ गया कैसे ज्ञात करना है? इसे आप आराम से ज्ञात करते रहना, 1-2 क्वेश्चन बना लेना घर पे, या फिर इसी क्वेश्चन को कर लो कि क्या ज्ञात करना है। परावर्तन कोण की जगह परावर्तित किरण और जो सतह है इसके मध्य का कोण ज्ञात करो। तो वो कितना हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा 50। क्यों हो जाएगा? 90 में से 40 गए तो कितने बचे? 50। 90 में से 40 गए तो कितने बचे? 50। समझ में आ गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना, एक जो यंत्र होता है उसे अपन बोलते हैं प्रकाशीय गेज। प्रकाशीय गेज, ये जो प्रकाशीय गेज होता है ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज सर परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किसके